हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डे 12 के बारे में, जिसमें देखेंगे पंचवर्षीय योजना। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने अब तक के सारी वीडियो को देख लिया होगा जो इस सीरीज़ में चलाए गए हैं 11 वीडियो। नहीं देखें प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। और ये जो सीरीज़ चल रहा है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर कवर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और रही बात आपको अगर हमारी पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अपने प्ले स्टोर में एप्लीकेशन खोलिए, ऑनलाइन स्टडी जोन सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करिए। उसके बाद आपको कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने हमारी सारी कोर्सेज दिख जाएगी जो फिलहाल अभी चल रही हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसको बाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि किस वर्ष में गठित केसी नियोगी समिति के संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन हम जानते हैं कि 1950 में किया गया, लेकिन डेट हमेशा पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो 15 मार्च 1950 ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था, इस चीज़ को याद रखें। लेकिन अब इसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। भी बिल्कुल वही नीति आयोग जिसको हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म पूछा गया, इस चीज़ को याद रखिए। जब बात हम नीति आयोग की कर रहे हैं तो चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि नीति आयोग आगे भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा योजना आयोग के संदर्भ में। तो योजना आयोग के संदर्भ में पहला पॉइंट है कि यह एक संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय है। तो पहला चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है, तो पहला पॉइंट गलत हो गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के भी अध्यक्ष पीएम ही होते हैं। इसके बाद इस आयोग के प्रथम और अंतिम उपाध्यक्ष, प्रथम जो इसके उपाध्यक्ष थे वो है गुलजारीलाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष थे MC अहलूवालिया। ठीक है, अहलूवालिया, ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। तो ये दो और 3 बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट गलत था। तो 2 और 3 हमें टिक करेंगे क्योंकि हमें सही बताना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची का विषय है? अभी मैंने आपको हाल ही में जितने भी राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची पर MCQ प्रोवाइड कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक नियोजन की जो सूची है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया है, ऑप्शन सी होगा। और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या बात करें तो पहले 47 हुआ करता था, लेकिन अब इसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है? तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मेन कार्य यही होता है, जो भी पंचवर्षीय योजना बनता था उसका ये अनुमोदन करना और उसको लागू करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक नियोजन का सामान्य लक्ष्य निम्नलिखित में से माना जाना चाहिए। आर्थिक नियोजन का सामान्य लक्ष्य निम्नलिखित में से माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, तीव्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। तीव्र आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, क्योंकि इस पूरी सीरीज के दौरान मैं आपको 40 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाला हूँ जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। बस रिवीजन करके जाना है। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की राजनीति किस योजना का अंग है? तो उद्योगों का विकास की बात करें और औद्योगिकरण की बात करते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे माइंड में आता है, क्योंकि इसमें 3 प्लांट लगाए गए थे जो कि उद्योग पर काफ़ी ध्यान दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सही आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑप्शन बी होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक था, सभी को पता है। और हाँ ठीक है, 51 से 56, 56 से 61। ठीक है, तो 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल था, ये याद रखिएगा क्योंकि ये 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकेंड बनता है हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि दर का प्रतिशत
लक्ष्य क्या है? ध्यान रखें, कृषि में वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य क्या है? आखिरी पंचवर्षीय योजना था 12 से 17 तक, 17 के बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 4.0%, यानी 4% सही आंसर बनेगा। 20 सूत्री जो आर्थिक कार्यक्रम है, इसका सर्वप्रथम प्रारंभ कब किया गया? 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ 1975 में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, 1975 याद रखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थीम क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो ध्यान रखना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चला, ठीक है। और इसका जो थीम रहा वो याद रखना आपको, ऑप्शन सी, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा इस वर्ष का थीम था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपसे पूछे कि अनवरत योजना कब तक के लिए बनाई गई थी, कब से कब तक के लिए बनाई गई थी, तो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है ऑप्शन ए। लेकिन कार्यशील रही कब से कब तक चला, तो ये 78 में स्टार्ट हुआ, 80 में जाकर के समाप्त हो गया था, इसलिए यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। अनवरत योजना गुरनार मिडल ने स्टार्ट किया था, ये याद रखिएगा। और इस पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना, उसको समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद यानी 74 से 78 तक ही चला था चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसको समाप्त 78 में करके अनवरत योजना 78 से 83 के लिए स्टार्ट किया गया, लेकिन 80 में ही इसको समाप्त करके फिर से छठी पंचवर्षीय योजना चालू हो गया। 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना। तो ये कुछ डेट होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप किस तरह से? तो विकेंद्रीकृत है, निर्देशात्मक है, समाजवादी और पूंजीवादी, ये सभी के सभी होगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बार पूछा जाता रहता है। सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर, ये दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बी.एस. मिन्हास, बी.एस. मिन्हास इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे बी बनेगा, बी.एस. मिन्हास। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन करना, यानी सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत में योजना निर्माण के मेन उद्देश्य यही होते हैं। अगला सवाल, भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था? दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में आना चाहिए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो ये आपका 85 से 90 तक था, 85 से 90 तक था। और इसके बाद 90 से 92 तक आपका 2 वर्ष कह सकते हैं, अवकाश कह सकते हैं, या फिर इसको वार्षिक योजना के रूप में आप काउंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना, 85 से 90 7वीं पंचवर्षीय योजना, और 92 से लेकर के आपका 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो सही आंसर बी बनेगा। पंचवर्षीय योजना पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख करके थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये तो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट हुआ, लेकिन थ्योरी को आप समझ लीजिए। 2-3 वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, जो कि हाल फिलहाल में मैंने आपको कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था, जिसको हम लोग किसको कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। गैर संविधानेतर मतलब कि एक तरह से गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। संविधानेतर मतलब गैर संवैधानिक संस्था। तो जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है जिसके बारे में, उसको कहते हैं। जैसे नीति आयोग हमारा हो गया, योजना आयोग के आधार पे आया था नीति आयोग, तो वही हो गया आपका संविधानेतर संस्था, ऑप्शन डी। नीति आयोग की अगर हम बात करें, जिसके इसके अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए, उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो बहुत बार हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। तो अध्यक्ष तो आपको पता चल ही गया कि जो पीएम होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन मेन बात आता है इसके उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बैरी हैं, ठीक है, सुमन बैरी। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वो है सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम, ये याद रखिए। नेक्स्ट होने की पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था?
तो अशोक चंद्रा ने। किसने? अशोक चंद्रा ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है अब आपको, नीति आयोग का गठन कब हुआ। राइट आंसर आप खुद से गेस कर लीजिए कि 18 का सही आंसर क्या होगा। डेट के साथ मेंशन करना है, ध्यान रखिए डेट के साथ मेंशन करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं, कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है। ये एकदम वीवीआई प्रश्न है। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? ध्यान रखिए कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है चयनित आधारभूत उद्योग। चयनित आधारभूत उद्योग, ऑप्शन डी। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये याद होना चाहिए कि कोर सेक्टर में कितने उद्योगों को शामिल किया गया। तो कोर सेक्टर में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया गया, जिसमें कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली, ये सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोर सेक्टर का उत्पादन अर्थव्यवस्था की औद्योगिक मांग को दर्शाता है। तो बस यहाँ पे 2 चीज़ याद रखिए, कोर सेक्टर में कितने उद्योग को शामिल किया गया? 8। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई? 1978 में, ये जाकर के 80 तक चला था। तो उस वक्त किसका सरकार था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उस वक्त जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, जनता सरकार, ऑप्शन सी बनेगा, जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट वन है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त होने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, ऑप्शन डी। अगला है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा? 1944 में गांधीवादी योजना को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। तो डी यहाँ पे सही आंसर है। उम्मीद है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, नहीं किया तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ध्यान रखिए, जन योजना का प्रारूप एम.एन. रॉय ने तैयार किया था। ऑप्शन सी होगा एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय, राइट। नेक्स्ट वन, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार किसे माना जाता है या फिर कौन थे? भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना कृषि और औद्योगिक क्षेत्र दोनों पर आधारित था। उद्योग पर आधारित था दूसरा, लेकिन तीसरा दोनों को मिक्स कर दिया गया था, फर्स्ट और सेकेंड को। ये चीज़ याद रखिए। अब यहाँ पे अगर बात करें कि भारतीय योजना के वास्तुकार किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस को माना जाता है, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट वन है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? सर्वप्रथम समर्थन किया गया था किसके द्वारा? तो गुरनार मेडल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है एशियन ड्रामा, उसी पुस्तक में ये मिलता है अनवरत योजना, रोलिंग प्लान की अवधारणा। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। अब चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1969 से लेकर के 74 तक। ठीक है, 1969 से 74, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था। भारत में योजना आयोग का सृजन किसके द्वारा किया गया? जैसे कि हम जानते हैं कि 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया, तो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा गठन किया गया था। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा, ऑप्शन सी। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसके पास था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को अनुमोदन करने का अधिकार, ऊपर हमने देखा था ना, तो ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56। तृतीय पंचवर्षीय योजना भी जस्ट हमने बात किया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना गलत होगा ये, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना आपका आ जाता है 61 से 66, 61 से 66 और 66 से 69 तक 3 वार्षिक योजना या फिर योजना अवकाश के नाम से जानते हैं, और 69 से लेकर के 74 तक आपका चौथी पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, ये आपका थर्ड पंचवर्षीय योजना रहा। तो ये सब याद रखिए, क्योंकि पेपर में आपको यही सब देखने को मिलता है। और छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2 से 7 तक।
अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तो अभी जस्ट हमने बात किया था ना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, दूसरे पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों को मिक्स करके बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट वन, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसको याद रहेगा, 1956 में हुआ था। खादी और ग्रामीण उद्योग की स्थापना 1956 में किया गया। पेपर में हमेशा पूछा जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। कमेंट करके बताइए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी स्टील प्लांट को लगाया गया था, स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत का सर्वाधिक असफल योजना किसको माना जाता है। तो सर्वाधिक असफल योजना हम लोग मानते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, 61 से 66 जो था वो तीसरी पंचवर्षीय सबसे असफल योजना मानी जाती है। और सबसे सफल पूछ लिया है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल माना जाता है। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रहा था 11वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ इसका मेन उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल बनता है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो देखिए, नीति आयोग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, जो कि सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। तो पूर्णकालिक अध्यक्ष तो नहीं होंगे ना, क्योंकि जब तक नीति आयोग मतलब जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक इसके अध्यक्ष होंगे। अगर वो बदलते हैं तो फिर इसके अध्यक्ष भी बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये तो सही नहीं है, पूर्णकालिक अध्यक्ष तो नहीं हुए। और इसका गठन जो है जनवरी 2015 यानी 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो गलत हो गया हमारा ऑप्शन बी गलत होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि नीचे दी गई योजनाओं में से कौन चौथी पंचवर्षीय योजना के रूप में भी जानी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना के रूप में भी जानी जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन सी निकलेगा, गॉडगिल योजना। गॉडगिल योजना ऑप्शन सी होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, डीपी धर। ठीक है, डीपी धर यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी डीपी धर। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ये बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो इसको याद रखें। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब की गई थी, किस पंचवर्षीय योजना में। तो स्थापना इसका हुआ था 1982। और 1982 के साथ अब तो क्लियर हो गया होगा कि 1982 अगर है तो कौन सी पंचवर्षीय योजना रहेगी। 80 से 85, 80 से 85 कौन सा था, छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे सही होगा। अगर आपसे पूछ ले कि नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश के, किस समिति की सिफारिश पर, तो शिवरामन समिति, ये याद रखिएगा, शिवरामन समिति। ठीक है, शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी 1982 में। 1981 का एक्ट था। चलिए, इतना काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रम के अनुसार यानी कि क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में इसको हमें सजाना है। तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 74 से 78। ठीक है, 74 से 78। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो आपका 11 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो किसमें, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। 1969 यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, फिर आप चौथी कह सकते हैं, नहीं, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में कहना सही रहेगा, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको 61 से 66 ही था, माफ़ी चाहूँगा। और हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में हुआ। तो ये तो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको किसे रखना है। तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद हमारा 2 आएगा, 1 आएगा, 3 2 1, 3 2 1। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कालक्रम के अनुसार ये बनेगा। इसके बाद है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ, ऑप्शन सी 1975। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में अंत्योदय योजना का प्रारंभ कब हुआ। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में अंत्योदय योजना का प्रारंभ कब हुआ।
तो अंत्योदय योजना सबसे पहले राजस्थान में लगा था। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान में। और ये कब हुआ, तो इसका आपको याद रखना है 77 से 1718 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 77-78 में। अनवरत योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। अनवरत योजना की अवधारणा गुरनार मेंडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में की थी। इस योजना को लागू करने का जो श्रेय है वो प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को दिया जाता है। राइट। अनवरत योजना के दौरान गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था, यानी ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी के सभी कथन सही होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे डी पे टिक करेंगे, डी बिल्कुल सही होगा। जैसे कि हमको बताया था कि गुरनार मेंडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा, तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी है, तो गुरनार मेंडल की। राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि रोजगार मापन के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको जानना है कि मानक व्यक्ति वर्ष को मतलब क्या था। मानक व्यक्ति वर्ष के अनुसार कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन और वर्ष में 273 दिनों तक कार्य करता है तो उसको नियोजित माना जाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसकी स्टार्टिंग हम जानते हैं, इसकी स्टार्टिंग की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, अब जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हमारे पास ये कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986, ये सही है। नई दिल्ली में कपाट की जो स्थापना की गई थी 1986 में, कपाट का मुख्यालय पूछा आता है नई दिल्ली, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट हुआ, ये भी सही है। तो कोई गलत नहीं है, सभी के सभी सही है। ऑप्शन डी पे टिक कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।